हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं, जिनमें हम लोग बात किया है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उनके कई सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आप में से कई सारे लोगों ने उसको देखा भी है और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है। तो फिर अगर अभी तक आप लोगों ने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के आप उसको देख जरूर लेंगे, क्योंकि वो आपके बेसिक्स हैं। और अब आपकी मैं यहां से स्टार्ट करता हूं आपकी एडवांस केमिस्ट्री, जो कि आपकी एडवांस केमिस्ट्री आपके हर एक एग्जामिनेशन में पूछी जाने वाली है। सो सर बात ना करते हुए सीधे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग कहते क्या है कि आपके केमिकल बॉन्डिंग। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? आखिर ये केमिकल बॉन्डिंग है क्या? तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो क्या करता है, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड डिफरेंट कंसिस्टेंट्स। डिफरेंट कंसिस्टेंट्स का मतलब है कि वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो कोई भी आयन हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक को छोड़ करके। किसे छोड़ करके? वो है आपके नोबल गैसेस। क्योंकि नोबल गैसेस कभी भी आपके केमिकल बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, कभी वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो स्टेबल हैं। टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। ठीक है, यानी कि डिफरेंट टाइप के कंसिस्टेंट, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो आपके आयंस हो, उन सभी केमिकल स्पीसीज को आपस में जोड़ना, उनको आपस में अट्रैक्ट करा करके जोड़ने का जो मेथड है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अब यहां पर आपके 3 बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। अब वह 3 बेसिक क्वेश्चंस क्या है? तो सबसे पहले आता क्या है कि व्हाई डू एटम कंबाइन। सबसे पहली बात यह आ जाता है कि एटम कंबाइन क्यों होते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि व्हाई ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल। कि सारा का सारा मतलब कोई भी एटम किसी के भी साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर लेता, उनमें केवल सर्टेन कॉम्बिनेशन ही क्यों है कि ये इसके साथ ही रिएक्ट करेगा, कोई और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यानी कि सब एक दूसरे के साथ रिएक्शन ना करके कुछ सर्टेन है जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। इसका क्या वजह है? इसकी बात आता है आपका व्हाई मॉलिक्यूल्स हैव डिस्टिंक्ट शेप। जितने भी मॉलिक्यूल्स आप बनते हैं उन सभी का एक पर्टिकुलर शेप क्यों होता है। ये आपके 3 मोस्टली क्वेश्चन आते हैं आपके केमिकल बॉन्डिंग से, जो आपके दिमाग में आ जाते हैं। तो उन सभी चीजों को एक्सप्लेन करने का काम किया था 3 मोस्ट ऑफ साइंटिस्टों ने, जिनकी 3 अलग अलग थ्योरियां हैं, जिनको हम लोग सबसे पहले कहते हैं MOT। MOT का मतलब होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इसके बाद है आपका VBT, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहली, ये दूसरी और तीसरी, जो इन सभी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं VSEPR थ्योरी। ठीक है, VSEPR थ्योरी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसका क्या नाम है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और ये सारे के सारे थ्योरीज हैं जो आपकी ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का काम हम लोग करती है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग उतनी सारी चीजों को तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि आज हम लोग बात करते हैं आपके लेविस स्ट्रक्चर से। उसी लेविस स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे, क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आपका बात आ जाता है आपके केमिकल बॉन्डिंग का, तो हम लोग क्या कहते हैं कि केवल सर्टेन ऐसे हैं जो एक दूसरे से कंबाइन क्यों होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर जो आपका आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप रूल, हुन्स रूल और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट रूल, ये सारी चीजें जाकर के आप जरूर देख लेंगे वीडियो में। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर कहते क्या है कि जैसे कि अगर हम लोग किसी भी चीज का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर हम लोग को पाया क्या रहता है कि आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनमें से यह जो आपका 8 इलेक्ट्रॉन होता है वह तो अपने आप को स्टेबल मानता है, यानी कि वो स्टेबल है। ठीक, यानी कि कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन करता है या फिर अपने नियरेस्ट
नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन वो गेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि जैसे कि अगर हम लोग यहां पर देखें तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। ठीक है, और यहां पर जो आपका वैलेंस सेल है इसमें इसको स्टेबल करने के लिए एज पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं वैलेंसी। और जो आपकी वैलेंसी होती है वो दो के रिस्पेक्ट में बढ़ती है, एक होता है आपका हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में और दूसरा होता है आपका ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब कभी भी आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो वैलेंसी जो होती है वह हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 1 to 7 कंटिन्यू बढ़ती ही है। कैसे? वो हो जाती है +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, 0, क्योंकि वो आपका स्टेबल है। ठीक है, ये आपका क्या है कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी क्या होती है, हमेशा बढ़ती ही है। लेकिन अगर हम कहें ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में तो वैलेंसी क्या होती है कि पहले 1 से लेकर के 4 तक बढ़ती है फिर 0 तक घट जाती है। तो यहां पर क्या जाएगा +1, +2, +3, +-4, -3, -2, -1, 0। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वैलेंसी। ठीक, अब यहां पर हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल किसका करते हैं, तो लोग ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट वाले का ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वैलेंसी जो होती है सबसे पहले +1, +2, +3, +-4, -3, -2, -1 होती है। अब इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है वही आपका ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कह रहा था आपका कि ऑक्टेट रूल में हम लोग अगर देखें तो हमारी एक छोटी सी बात आती है कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 8 करता है या फिर अपने नियरेस्ट नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो गेन करता है। तो सपोज करो कि यहां पर इसके आउटर मोस्ट सेल में एक आपका यानी कि जो इसका वैलेंस सेल है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिलना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ऐसी कंडीशन में ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और जब भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसका क्या हो जाता है, वहां पर वो +1 हो जाता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 6 चाहिए, मिलना पॉसिबल नहीं, तो ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में चाहिए 5, मिलना पॉसिबल नहीं, तो ये क्या करेगा 3 को डोनेट कर देगा। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे या तो 4 इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करे, दोनों कंडीशन में वो अपने आप को स्टेबल कर सकता है। अगर हम यहां पर 5 वाले की बात करें तो आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 का यहां पर डोनेशन हुआ है यानी कि इसको 3 मिल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि ये अपने आप को स्टेबल बना सकता है जब इसको 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिले, और जब इसको कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन जहां से भी मिलेगा वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करेगा। अगर तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। जिसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऊपर -2 आएगा, जिसमें 7 होंगे उसमें -1 आएगा, और जिसमें 8 होगा तो वह आपका ऑलरेडी स्टेबल है यानी कि वो 0 रहेगा, यानी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करना नहीं चाहेगा। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को लेकर के अगर हम इसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि एटॉमिक नंबर क्या कहता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यहां तक की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले 1 यानी कि ये या तो +1 या फिर -1 हो सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को पूरे पीरियोडिक टेबल का आवारा एलिमेंट कहा जाता है, और आवारा इसलिए कि ये किसी से भी कंबाइन हो सकता है, यानी कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को या तो दे देगा या तो फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आपका हीलियम है, तो ये अपना ड्यूप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा हुआ है, यानी कि ये किसी से शेयरिंग पेयरिंग नहीं करेगा, स्टेबल है। ठीक, तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद जब लिथियम की बात करें तो +1, इसके बाद फिर +2 +3 +-4, इसके बाद फिर -3 -2 -1 और 0। ठीक, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको।
इसके बाद फिर +1 +2 +3 +-4 -3 -2 -1 0 +1 +2। ठीक है। अब यहां पर अगर आप कहो कि ये मैंने कैसे निकाल दिया, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके देखो। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि या तो ये एक ले सकता है या फिर दो एक दे सकता है। ठीक, इसके ऑलरेडी स्टेबल है। इसके आउटर मोस्ट शेल में आएगा 2 1, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 1 का ये डोनेशन देगा ताकि वो हीलियम बन जाए। इसके पास आ जाएगा तो आपका क्या आता है 2 2, यहां पर मैं कर ही देता हूं। क्या है आपका 1, यहां पर क्या है आपका 2, यहां पर 2 1, यहां पर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, जहां पर 2 8 वो अपने आप को स्टेबल बना देगा। 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8 2 8 8 1 2 8 8 2। ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1, तो ये ±1 हो सकता है, ये स्टेबल है। इसके आउटर शेल में 1 तो ये +1, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 तो ये +2, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 तो ये +3, यहां पर आउटर मोस्ट शेल में 4 तो ये ±4, 5 तो -3, 6 तो -2, 7 तो -1, मैंने जैसा कि आपको बताया भी था। 8 हुआ यानी कि 0 हो गया। इसके बाद फिर आउटर मोस्ट शेल में 1 तो +1, 2 तो +2, 3 तो +3, 4 तो ±4, 5 तो -3, 6 तो -2, 7 तो -1, 8 का मतलब 0। ठीक है। इसके बाद फिर 19 के लिए यहां पर क्या आ रहा था आउटर मोस्ट शेल में 1 तो +1 और 20 के लिए 2 तो ये आपका +2 इंडिकेट कर दे रहा था। 21 से लेकर के आपका 30 तक आपके डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट होते हैं, और वो डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट अलग अलग जगहों पर अपनी अलग अलग वैलेंसीज को शो करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी। तो यहां पर हम लोग डी ब्लॉक के बारे में अभी तक बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो जिनकी बारे में बात करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं और उनके बारे में अच्छी तरीके से जान लेते हैं कि वो कहां कहां पर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करने के लिए सबसे पहले क्या आया आपका ऑक्टेट रूल, और ऑक्टेट रूल को ही फॉलो करता है आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। किसको फॉलो करता है, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। फिर एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। फिर बीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बाद फिर वेस्पर थ्योरी यानी कि वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ेंगे और इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन करता है, या फिर अपने नियरेस्ट नोबेल कास्केड एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने की कोशिश करता है। और लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग केमिकल बॉन्डिंग को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा, तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका कोवैलेंट। ज्यादातर जगहों पर आपको कोवैलेंट की जगह पर सबसे पहले लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में बताते हैं। ठीक है। लेकिन मैं यहां पर शुरुआत कर रहा हूं आपका कहां से, कोवैलेंट बारे में, तो कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड नंबर पर है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका आयनिक बॉन्ड। ठीक। ये जो आपके 3 इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि आपके कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या कहता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यानी कि जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है वहां पर आपका कौन सा बॉन्ड आता है, तो वहां पर आपका आ जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनको देखते हैं और इसके बाद फिर कुछ एग्जांपल आप लोगों से भी बनवाते हैं। चलिए, तो कोवैलेंट के लिए सबसे पहले एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं किसको, जिसे सपोज करो हम लोग ले रहे हैं यहां पर H2O। सबसे छोटे एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम H2O की बात करें तो यहां पर क्या क्या है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन और यहां पर ऑक्सीजन।
तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जल्दी से बताओ, 8, यानी कि 2 and 6। ऑक्सीजन के ऑर्बिटल मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के ऑर्बिटल मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको स्टेबल होने के लिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब देखिए ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के लिए हम लोग यहाँ पर डबल पेन का यूज करेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कि 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन को आप इधर लगाइए, दूसरे वाले हाइड्रोजन को इधर लगा दीजिए, ठीक। अब ये देखो, ये हो गया आपके हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये हो गया इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, और ये हो गया शेयरिंग पेयरिंग की बात की जा रही थी ना, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। अभी भी आप देखो तो अभी भी आप क्या कहोगे कि वाटर किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अभी भी स्टेबल होने के बाद भी इसके पास लोन अवेलेबल है। तो जब कभी भी बैंक के पास ज्यादा पैसे होते हैं तो वो किसको क्या करता है? लोन देता है ना। तो देखो इसके पास लोन अवेलेबल है, तो लोन अवेलेबल है तो वह किसी को भी लोन दे करके बॉन्ड बना सकता है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। इसका अगर हम लोगों को स्ट्रक्चर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इसका नाम अगर हम लोग को रखना होगा तो इसको हम लोग रखेंगे क्या? सिंगल कोवेलेंट, सिंगल कोवेलेंट, ठीक है। यानी कि ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि आपके सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना होता है, यानी कि दैट टाइप्स ऑफ बॉन्ड व्हिच इज stable by single electron sharing, that is known as single covalent, ठीक। अगर इसी की जगह पर हम लोग बात करना हो डबल कोवेलेंट की, तो डबल कोवेलेंट, और जब डबल कोवेलेंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां पर सबसे अच्छा स्ट्रक्चर क्या आ जाता है? तो उसके लिए हम लोग रखते हैं किसको? CO2 की बात हम लोग कर लें। CO2 में क्या है? कार्बन एटॉमिक नंबर 6, यानी कि आउटर मोस्ट में 2 और 4, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, यानी कि 2 और 6। इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन यहां पर 2 मॉलिक्यूल है, तो एक आपका कार्बन 1 2 3 4, ठीक है। अब हम लोग ऑक्सीजन बना लेते हैं। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑक्सीजन इस साइड में 1 2 3 4 5 6। ये देखो, ये हो गया आपके ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये हो गया आपके दूसरे वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, और ये हो जा रहा है आपके कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। यानी कि अब इनका स्ट्रक्चर बनाना होगा तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपको डबल कोवेलेंट कहते हैं, यानी कि बॉन्ड कैसे बन रहा है? आपके डबल कोवेलेंट बन रहे हैं, ठीक। इसके बाद फिर अगले स्ट्रक्चर की ओर हम लोग चलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राई कोवेलेंट। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, मोनो कोवेलेंट, डाई कोवेलेंट एंड ट्राई कोवेलेंट। मोनो कोवेलेंट में सिंगल बॉन्ड बनेगा, डाई कोवेलेंट में डबल बॉन्ड बनेगा, और ट्राई कोवेलेंट में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो आइए हम लोग ट्राई कोवेलेंट के बारे में एक एग्जांपल देखते हैं। ट्राई कोवेलेंट, और ट्राई कोवेलेंट के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? आपका HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। HCN क्या? हाइड्रोजन साइनाइड। और इस हाइड्रोजन साइनाइड में आप लोग एग्जांपल क्या लेते हो? सबसे पहले H, और इसके बाद क्या आता है आपका C, और इसके बाद आता है क्या? O, सर M। यहां पर क्या है? हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5, ठीक है। नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब हम लोग करते क्या है कि बात करते हैं, यहां पर बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर 1 2 3 4। कार्बन को सेंट्रलाइज बना देते हैं, और एक साइड में आपका लिख देते हैं हम लोग क्या? एक साइड में बना देते हैं इनका नाइट्रोजन, और दूसरे साइड में हम लोग बना देते हैं इनका हाइड्रोजन,
तो ये क्या है नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 और एक साइड में हाइड्रोजन। तो ये देखिए हाइड्रोजन का हो गया ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये हो गया आपका नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, और ये हो जाता है आपके कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। ठीक, तो आप क्या देख रहे हो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो क्या बन जाएगा आपका H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, चलो ये तो हो गया आपका मोनोकोवेलेंट, डाइकोवेलेंट एंड ट्राइकोवेलेंट की बॉन्ड। और कोवेलेंट का मतलब क्या है कि शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साइड से शेयर किया जा रहा है उतना ही नंबर इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड से भी शेयर किया जा रहा है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं वह इलेक्ट्रॉन दोनों के एटम में घूमना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, चलो अब आप लोगों को जल्दी जल्दी मैं एग्जांपल दे रहा हूं और फटाफट आप इसको बना करके हमको बताते जाओ। जैसे देखो, सबसे पहले हमारा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1 और है आपका PCl5, दूसरा है आपका S8, इसके बाद है आपका CH4, इसके बाद है आपका C2H4। ठीक है, इसके बाद है आपका C2H2। ठीक है, चलो ये 5 एग्जांपल हम लोग फटाक से बना करके देख लेते हैं कि किसका किसका क्या क्या हो सकता है। यहीं पर आपके कई सारे एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो लेट्स रेडी फॉर द एक्सेप्शन। और सबसे पहला ही एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है एक्सेप्शन, और मैं आपको क्या कह रहा था कि यहां पर जब कभी भी हमने क्या कहा था कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, लेकिन यही सारी थ्योरी यहीं पर गलत हो जाएगी। जैसे देखो बात क्या आएगी भाई, तो देखो फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 यानी कि 285। ठीक, इसके बाद फिर आपका क्या है क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 यानी कि 287। ठीक, इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यह 3 इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि 5 के 5 की शेयरिंग कराएगा। चलो देखो फास्फोरस 1 2 3 4 5। ठीक है, हर एक कार्बन पर आप इसकी क्लोरीन लगाइए, Cl 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 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो कि ये रहा आपका, जैसे ही इसने लिया इसको तो वहां पर क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये जैसे ही इसको लिया तो यहां पर आपका क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये जैसे ही लिया वैसे ही आपके क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये जैसे ही लिया तो यहां पर क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, और इसको जैसे ही लिया वैसे ही क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन अब फास्फोरस का क्या है कि उसको केवल 3 चाहिए था, मिल रहा है 5, तो फास्फोरस कोई कंप्रोमाइज नहीं करता क्योंकि इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में फास्फोरस क्या करेगा कि भैया प्रसाद मिल रहा है तो किसी का छोड़ो नहीं, और वो सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। यानी कि इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए थे केवल 3, और यह लेता है सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि स्टेबल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। एंड इट इज द एक्सेप्शन नंबर 1। ये है आपका एक्सेप्शन नंबर 1। ठीक, एक्सेप्शन नंबर 1 का मतलब कि होने के लिए थे 8 इलेक्ट्रॉन और यहां पर हो गए हैं कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलो नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम लोग एसिड की, तो सल्फर एटॉमिक नंबर 16, सल्फर एटॉमिक नंबर 16 यानी कि 286। स्टेबल होने के लिए आपको कितना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर टेंशन ये आ जाती है कि यहां पर 8 सल्फर को ही एग्जिस्ट करा करके आपको स्टेबल करना था। तो ऐसी कंडीशन में आप करो क्या, 1
2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और ऐसी कंडीशन में हम लोग करते क्या हैं कि इसको अल्टरनेट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको दूसरे पेन से बना देते हैं, इसको हटा करके इसको दूसरे पेन से बना देते हैं, इसको हटा के इसको दूसरे पेन से, इसको हटा के इसको दूसरे पेन से बना देते हैं, ताकि स्ट्रक्चर हम लोग पता चलता रहे कि कौन किससे बनाया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 4 सफर को मैंने अटैच कर दिया आपके ब्लू पेन से, बाकी के अटैच करते हैं ब्लैक से। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो अब यहां पर हम लोग करते क्या है कि इनके स्ट्रक्चर को आप लोग देख सकते हो कि ये तो अपना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखा दिए, शेयरिंग कैसे होनी है इन दोनों की, नहीं भैया। चलो देखो ये क्या होगा, अब ब्लैक वाले से उठाओ, ध्यान देना, ब्लैक वाले से उठाओ और दोनों ब्लू वाले से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लो। देखो इसका 8 कंप्लीट हो गया, 6 7 8। ठीक, ब्लू वाले को उठाओ, दोनों ब्लैक वाले से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक, देखो इसका भी 8 कंप्लीट हो गया। अब यहां पर इस ब्लैक वाले को उठाओ, दोनों ब्लू वालों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक, फिर ब्लू वाले को उठाओ और दोनों ब्लैक वाले से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक, इसके बाद फिर ब्लैक वाले को उठाओ, दोनों ब्लू वाले से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लो। फिर ब्लू वाला को उठाओ, दोनों ब्लैक वाले से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लो। फिर ब्लैक वाले को उठाओ, दोनों ब्लू वाले से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लो और फिर ब्लू वाले को उठाओ, दोनों ब्लैक वाले से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लो। कंप्लीट हो गया। ठीक, तो स्ट्रक्चर क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सभी के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, यानी कि एसेट में कौन सा बॉन्ड होता है, तो एसेट में आपका होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। और इसका शेप कैसा होता है, तो ये जो आपका एसेट है इसके स्ट्रक्चर का कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि एसेट का शेप कैसा होता है, तो इट्स शेप इज क्राउन शेप। कैसा शेप है इसका, तो क्राउन शेप है। जैसे देखो, एक सल्फर यहां, एक सल्फर यहां, फिर एक यहां, इसके बाद एक यहां, इसके बाद एक यहां, इसके बाद फिर एक यहां। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद है आपका 7 और इसके बाद है आपका 8 और ये हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, शेप कैसा है इसका, तो इसको हम लोग कहते हैं क्राउन शेप। या फिर इसको यहां से हटा करके अगर आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो, ये ऐसे। ठीक, अब आपका सही स्ट्रक्चर आया है। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्राउन सेट। चलो नेक्स्ट साइड में हम लोग चलते हैं और बात करते हैं आपके CH4 की। बड़ा जल्दी जल्दी हम बात करते हैं क्योंकि कल आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इन्हीं के बारे में डिस्कस भी कर पाएंगे। तो चलो, C एटॉमिक नंबर 6 यानी कि 2 4 हाइड्रोजन 1 यानी कि 1, इसको चाहिए 4, इसको चाहिए 1, तो कार्बन 1 2 3 4। चलो इसके बाद फिर हाइड्रोजन, एक इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ये हो गया हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, ये डुप्लेट कंप्लीट हाइड्रोजन का और ये डुप्लेट कंप्लीट हाइड्रोजन का। कार्बन की बात करें तो ये देखो, ये देखो हो गया कार्बन का पेट कंप्लीट। तो क्या बना, H H H H। नाम क्या इसका, मेथेन। पढ़ोगे आप लोग इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, चलो अगला किसके बारे में बात करना है, आपका C2H4 के बारे में बात करना है। करो ना, हमने रोका है क्या। चलो देखो, तो C एटॉमिक नंबर कितना, 6 यानी कि 2 and 4। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 यानी कि 1। चलो एक कार्बन इधर, 1 2 3 4। ठीक है,
दूसरा वाला कार्बन इधर लगा दो, 1 2 3 4, ठीक। इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन लगाओ, इस वाले कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन लगाओ, ठीक। इस वाले कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन लगाओ और इस वाले के साथ में 2 हाइड्रोजन लगाओ, ठीक। ये देखो हो गया हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये हो गया हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये हो गया हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये हो गया हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट। अब सपोज करो कि अगर इस कार्बन से, अगर इसके पास में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, अगर इसको सिर्फ 2 मिलता तो इसके पास तो केवल 6 होते ना। तो ये क्या करता है कि इस वाले कार्बन से ही 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और वो अपना स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाता है, ठीक। तो अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कार्बन का स्टेबल क्या ऑक्टेट कंप्लीट। इसके बाद हम देखें तो इसके पास भी सेम कंडीशन है, तो ये भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बना देगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट। तो क्या बनेगा आपका C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। चलो अगला स्ट्रक्चर हम लोग बात करते हैं किसकी, आपके C2H4 की, C2H2 की। तो सेम स्ट्रक्चर आपका वैसे ही बनना है। तो क्या हो जाएगा आपका C एटॉमिक नंबर 6 यानी कि 2 and 4, हाइड्रोजन 1 यानी कि 1। चलो देखो क्या है, C 1 2 3 4 और इसके साथ में ये दूसरा वाला कार्बन 1 2 3 4, ठीक। ज्यादा दो नहीं, थोड़ा सा पासिंग कर देते हैं, ठीक। इसके साथ में ये हाइड्रोजन और इसके साथ में ये हाइड्रोजन, ठीक। ये देखो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, ये हो गया हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट और ये आपका स्ट्रक्चर बना रहा है कैसे, ऐसे, ठीक। ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, तो बन क्या गया C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब आप लोगों को करके क्या क्या आना है, तो सबसे पहले आप लोग C6H6 को बना करके आइएगा और आप लोग बना के आइएगा H2SO4 को। मैं बता दूं H2SO4 आपका एक्सेप्शन है, ठीक। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपके आयनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की, इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। सो टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।